कहते हैं सपने छोटे हों या बड़े, शहर छोटा हो या बड़ा, लेकिन ज़रूरत रहती है आपकी हिम्मत, आपकी लगन और आपकी मेहनत की। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी और तहसील महौर जो पहले हुआ करती थी, अब नई तहसील चसाना बन गई है। मैं बेसिकली तहसील चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। और मैं अपने सपनों की जहाँ तक बात है बताना चाहूँगा कि मैं 6th क्लास में था। तो 6th क्लास में उस वक्त एक हमारे वहाँ से एक सर हमारे उन्हें केस क्लियर किया था। तो उस वक्त तो हमें इनफैक्ट इतना नॉलेज भी नहीं होता था। 1 मिनट रोकूंगी। अक्सर क्या होता है कि बच्चे छोटे छोटे सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे बीच में के इंटरेक्ट बदलते रहते हैं कि आज टीचर बनना है, कल को डॉक्टर बनना है। तो कहीं बीच में आपका सपना भी कहीं अलग हुआ कि नहीं, ये छोड़ के आप इस तरफ का रुख कर लेता हूँ? ऊपर वाले ने साथ दिया, उनका हमेशा साथ बना रहा और ये सफ़र मतलब कहीं ना कहीं आज तक। और अभी भी मुझे याद है मेरे मदर जब मैं गया तो वहाँ पर थे, तो मैंने उनको बोला था कि थोड़े से परेशान हो गए जब मैं अकेडमी में जा रहा था। खुशी भी थी उनको, लेकर उनको पता कि नहीं इसका अपना एक टारगेट या लक्ष्य कुछ अलग है। तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे इमोशनल हो गया। तो मैंने मदर को यही बोला था कि मम्मी आपने अरदास करनी है, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा। पहली बार जब आप जॉब ज्वाइन करने गए, वो एक फीलिंग थी, जो 6 साल के बच्चे ने एक सपना देखा था, वो फीलिंग किस तरह की थी? एक जाते वक्त लास्ट इस प्रोग्राम की एंडिंग में मैं चाहूँगी कि दो लाइनें आपसे और सुनी जाए, चूँकि खूबसूरत। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। कहते हैं सपने छोटे हों या बड़े, शहर छोटा हो या बड़ा, लेकिन ज़रूरत रहती है आपकी हिम्मत, आपकी लगन और आपकी मेहनत की। आपकी मेहनत और लगन आपको कई ऊंची जगह पर लेकर जा सकती है, जिसके सपने हर कोई युवा देखता है। मेरी स्टूडियो में आज ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें देखकर हमारे युवा, कईयों के ये रोल मॉडल भी होंगे और कई इस कार्यक्रम के बाद इन्हें अपना रोल मॉडल भी बना लेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत कम समय में एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है जिसको हासिल करने के लिए तमाम युवा इस समय सपने देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं चांद सिंह, जो अंडर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख से। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। मैं आपका और आपके स्टूडियो का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू इसलिए क्योंकि जिस पोस्ट पर आप हैं, जो आपका वर्क है, जो बिजी शेड्यूल आपका रहता है, उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला ताकि हमारे युवा आपसे बहुत कुछ सीख पाएं, बहुत कुछ समझ पाएं आपसे, उसके लिए थैंक यू। सर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले, चूंकि मैंने बात की थी सपने जो हैं वो छोटे हों या बड़े हों, शहर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हिम्मत, मेहनत, लगन और जो एक लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी कि कहाँ से आपने सपने देखने की शुरुआत की। बेसिकली आप कहाँ से हैं, जम्मू कश्मीर से, और वो सफ़र जो एक बचपन का, जवानी तक का जो रहता है, वो कहाँ से शुरू हुआ, वो थोड़ा सा जानना चाहूँगी। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी और तहसील महौर जो पहले हुआ करती थी, अब नई तहसील चसाना बन गई है। मैं बेसिकली तहसील चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। और मैं अपने सपनों की जहाँ तक बात है बताना चाहूँगा कि मैं 6th क्लास में था। तो 6th क्लास में उस वक्त एक हमारे वहाँ से एक सर हमारे उन्हें केस क्लियर किया था। तो उस वक्त तो हमें इनफैक्ट इतना नॉलेज भी नहीं होता था कि क्या है, लेकिन पूरे गांव में बहुत चर्चा हो रही थी कि शफीक सर ने वहाँ से मतलब केस क्लियर किया है। हमें पता भी नहीं था। मेरे बड़े भैया जो मेरे रोल मॉडल हैं सरदार अमरीक सिंह जी, तो उनने बोला कि ऐसे शफीक सर ने वहाँ से केस किया है। तो तब से हमें लगा कि ये कुछ ऐसी पोस्ट है, क्योंकि मेरी फैमिली में डॉक्टर ऑलरेडी थे। मेरे अंकल जी डॉक्टर BMO रिटायर आए हैं। मेरे मामा जी खुद मतलब इंजीनियर थे उस वक्त, वो भी AEE मतलब की पोस्ट पे थे उस वक्त। तो काफ़ी लोग थे हमारी फैमिली में। बट मेरा ये एक एम अलग इसलिए सेट हुआ क्योंकि मैं बाकी मैंने प्रोफेशनल को भी देखा हुआ था, और केएस का जब मैंने इंपॉर्टेंस देखा तो मुझे मेरा सब बच्चों के अपने ड्रीम्स होते हैं, लेकिन मेरा एक वहाँ से तब से ड्रीम बना के मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन में आना मतलब 6th क्लास से ये सपना शुरू किया आपने देखना? जी हाँ। और एक बार अपने फादर साहब के साथ में मार्केट में गया था चसाना में, और तब वहाँ पर एक तहसीलदार साहब की विजिट थी। तो काफ़ी
काफ़ी एक जलसा हुआ करते थे उस टाइम पे, तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे वहाँ पर। तो मैंने फादर साहब से पूछा, जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनसे पूछा कि कौन से ऑफिसर का विजिट है आज, तो काफ़ी लोग यहाँ पे और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो हमारे सिंगल हैंड एडमिनिस्ट्रेशन में बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी उनके इंतज़ार में थे। तो काफ़ी मतलब एक पूरा सिस्टमेटिक मैनर में वहाँ पर एक जलसे की तैयारी हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि आज तहसीलदार साहब का यहाँ पे विजिट है, वो यहाँ पे राशन के डिपोज भी देखेंगे, पानी सप्लाई का, बिजली का सारा, और हर एक चीज़ों का जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ हैं सबका मायना लेंगे, ताकि लोगों को ये बेसिक सहूलियत यहाँ पे मिल रही है कि नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब मुझे अपने आप में मतलब बहुत लगा कि ये कुछ ऐसी पोस्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा ओहदा है जिसके अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं और आप अपनी तरफ से लोगों की सेवा कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो और दिल से लोगों की सेवा कर सकते हो। मतलब छोटे से उस 6 साल के चांद ने किसी फिल्मी हीरो के सपने नहीं देखे कि वो बनना है, लेकिन उसने उस हीरो के सपने देखे जो वाकई लोगों की सच में सेवा करता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। तो चांद, आपकी सर जो स्कूलिंग है, 6th तक तो आपने सपना देखना शुरू किया, उसके बाद स्कूलिंग कौन से स्कूल से, क्योंकि चसाना बहुत छोटा सा एरिया है और वहाँ पर इस तरह की स्कूलिंग या इस तरह की कोचिंग लेना मुश्किल है, तो वो स्कूलिंग का टाइम और कॉलेज तक वो सफ़र थोड़ा सा जानना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे बड़े भैया जो हैं वो टीचर थे उस टाइम पे, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ। आज उस टाइम पे हाई स्कूल तक की ही फैसिलिटी थी वहाँ पर। तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है आज हमारा गोटा में। उस टाइम पे हाई स्कूल तक का ही मतलब हमारी वहाँ पर मतलब स्कूल था हमारा, हाई स्कूल ही गोटा में। और जो हमारा गोटा मतलब जो मेरा गांव है गोटा, तहसील चसाना में, तो 10th तक ही मेरी स्कूलिंग वहीं पर हुई। उसके बाद मेरे बड़े भैया जो टीचर थे उस वक्त, फिर वो मुझे वहाँ से यहाँ लेके आए जम्मू में। मैंने शिक्षा निकेतन हाई सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर में मैंने मेरी एडमिशन करवाई, और उसके बाद में 2004 में 12th पास आउट यहाँ से हुआ। 2007 में साइंस कॉलेज से फिजिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री करके बीएससी करके वहाँ से 2007 पास आउट हुआ। फिर 7-8 में मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से किया, और उस टाइम पे मैंने इमीडिएटली कॉलेज से पास होते ही 2007 में मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और उसके बाद में लगा रहा। फिर मुझे लगा कि मैंने एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ जिसमें एक अनसर्टनिटी होती है, मतलब कॉम्पिटिटिव में मतलब यू आर नॉट ऑलवेज श्योर कि आपका होना ही है। बट मुझे लगा कि मुझे साइड वाइज मुझे अपनी क्वालिफिकेशन को भी आगे बढ़ाना, तो मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड का शुरू कर दिया। तो मैंने बीएड का कोर्स किया। फिर 2008-10 का मेरा बैच जम्मू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में आया। मैंने आर्ट्स में आया, साइंस से मैंने शिफ्ट किया कॉम्पिटिटिव के लिए। अच्छा, एक यहाँ पर 1 मिनट रोकूंगी। अक्सर क्या होता है कि बच्चे छोटे होते सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे बीच में के इंटरेक्ट बदलते रहते हैं। आज टीचर बनना है, कल को डॉक्टर बनना है, तो कहीं बीच में आपका सपना भी कहीं अलग हुआ कि नहीं, ये छोड़ के आप इस तरफ का रुख कर लेता हूँ? जी नहीं, मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरा वही फोकस था, और इसीलिए मैंने 12th के बाद ना मैंने इंजीनियरिंग का कोई एंट्रेंस का फॉर्म फिल किया, ना मतलब MBBS के लिए बच्चे जाते हैं। हमारे गांव से काफ़ी लोग जो आज की डेट में मतलब बच्चे तब भी थे, आज भी हैं, और आज की डेट में तो काफ़ी बच्चे हैं इंजीनियरिंग और MBBS में आ चुके हैं। बट मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने फॉर्म तक भी नहीं भरा। और मुझे यही था कि मैं 3 साल में ग्रेजुएशन करूँगा, और उसके अगले 2 साल अगर मैं तैयारी करता हूँ, जितना मुझे इंजीनियरिंग या MBBS में जाके 5 साल में आना है, तो मैं 5 साल में अब यहाँ से भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। यानी अर्जुन की तरह अपनी नज़र जो थी वो लक्ष्य पे थी, यही करना है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ था, और ऊपर वाले ने साथ दिया, उनका हमेशा साथ बना रहा, और ये सफ़र मतलब कहीं ना कहीं आस्ता आस्ता। अच्छा, जब आपने ये एग्जाम दिया, आमतौर पे आजकल के बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं, चलो एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो। उस वक्त चूंकि आपकी नज़र आपके लक्ष्य पर थी, तो कितने कंफर्म थे आपकी इस बार? ये पहली बार में मैं इसको क्लियर कर जाऊंगा। देखिए, ये इसमें अनसर्टनिटी तो हमेशा रहती ही है। बट जब मैं अपने एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, मैंने मेंस लिखा। मेंस के बाद मुझे काफ़ी मतलब मैं 99% बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा था कि मेरा हो जाएगा, मतलब कोई टेक्निकल एरर बीच में ना आए। क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि मैनुअल पड़ी शीट्स वगैरह टक करके हम देते हैं। कई बार कोई शीट अगर आपकी मतलब धागे से निकल के खुल जाती है, कुछ हो जाता है, या कुछ बड़ी चीज़ें बीच में रहती हैं। तो टेक्निकल एरर अगर नहीं हुआ किसी भी तरीके से, तो मैं काफ़ी श्योर था कि मेरा मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि आप उस वक्त के बैच के सबसे यंगेस्ट रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और फिर उस यंगेस्ट होकर वहां से क्लियर करके निकलना? जी हाँ, इमीडिएटली 2007 पास आउट होने के बाद 2009 में हमारी पोस्ट आ गई थी, तो मुझे फोकस था कि मुझे इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है। क्योंकि साइड वाइज मैंने जब MA सोशियोलॉजी जम्मू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, तो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एंट्रेंस दिया था MPhil PhD इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, और मेरी वहाँ पर भी सिलेक्शन हो गई थी। और मैं उस टाइम पे अपना मेंस लिखने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में एनरोल हो गया था MPhil PhD के इंटीग्रेटेड
कोर्स के लिए, और मैं वहाँ पर था। फिर मेरा जब रिजल्ट आया तो उससे पहले, रिजल्ट से पहले मेरी J&K पुलिस में सब इंस्पेक्टर 9 बैच में मेरी सिलेक्शन हुई। तो मेरे मदर फादर ने बोला कि बेटा ज्वाइन कर ले, क्योंकि अच्छी जॉब है, एक लक्ष्य मिल गया, पेरेंट्स तो खुश हो गए होंगे कि ठीक है, पहला तो तेरा ये कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने बोला कि ज्वाइन कर ले। तो फिर मैं अपना MPhil PhD का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से इंटीग्रेटेड जो मेरा कोर्स था उसको छोड़कर J&K पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, और मैं ट्रेनिंग कर रहा था J&K शेर कश्मीर स्टेट पुलिस अकेडमी उधमपुर में। तो फिर मेरा उससे पहले ज्वाइन करने से पहले मैंने इंटरव्यू दे रखा था अपना केस का, तो मैं ट्रेनिंग में था, तो बस मेरे को यही था कि अब मैं इंटरव्यू देके अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है। तो अब उसके बाद तो मतलब ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु जी, या जिस पे भी आप बोले, जिस पे आपका भरोसा है, माता रानी, तो जो भी आप बोले, उन्हीं पे मेरा भरोसा था कि अब मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे कर आया हूँ, और अगर मेरी डेस्टिनी होगी तो मैं ज़रूर वापस जाऊँगा। और अभी भी मुझे याद है, मेरे मदर जब मैं गया तो वहाँ पर थे, तो मैंने उनको बोला था कि थोड़े से परेशान हो गए जब मैं अकेडमी में जा रहा था। खुशी भी थी उनको, लेकिन उनको पता कि नहीं, इसका अपना एक टारगेट या लक्ष्य कुछ अलग है। तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे इमोशनल हो गया। तो मैंने मदर को यही बोला था कि मम्मी आपने अरदास करनी है, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा और मेरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप फैमिली में कौन सा नंबर है आपका? भाई बहनों में किस नंबर पे हो? हाँ, मेरी फैमिली में बात करें तो मेरे 4 बड़े भाई हैं, 3 बड़ी सिस्टर्स हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में। अच्छा, फैमिली में भी सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे छोटे होने के बाद भी एक बड़ा कारनामा किया और एक बड़े ओहदे पे जा बैठे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने वो एग्जाम्स या वो तैयारियां जो हैं वो खुद की हैं, आज के टाइम को अगर कंपेयर करें तब की और अब को, अब ईजी है पढ़ाई या तब ईजी थी पढ़ाई? जहाँ तक कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है एजुकेशन सिस्टम में, इसका सवाल है, इसका ताल्लुक है, तो जब हम तैयारी करते थे तो हमें ये होता था कि तब इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे, सिलेक्टेड 1-2 इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे। तो मैंने जेनेसिस ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में अपनी बेसिक प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी चला गया, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, तो अपनी तैयारी चल रही थी हमारी। उस वक्त पे बेसिकली ये था कि अब तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो अब घर में बैठ कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम पर हमें घर से बाहर जाना पड़ता था, इंटरेक्ट करना पड़ता था, एक्सप्लोर करना पड़ता था, और देखना पड़ता था कि कहाँ जाकर, किस जगह पर जाकर हमें कुछ गेन हो सकता है, हम वहाँ से कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ शख्स मतलब ज़िंदगी में आते चले गए। मैंने ज्वाइन किया जसविंदर सर से हमारे जेनेसिस में, मैंने उनके पास सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो फिर उसके बाद राहुल सर भी जेनेसिस के हमारे साथ जुड़े। तो उसके बाद मैंने बेसिक कोचिंग लेने के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने मेन अपनी जो तैयारी की, जो मतलब बेसिक जो मेरा एक मेन कोर्स था, वो मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी के टाइम पे किया, और लाइब्रेरी ज्वाइन, धनवंतरी लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में ही किया, और मैक्सिमम सेल्फ स्टडी पे ही किया। और आज की डेट में जैसे टेक्नोलॉजी का है, तो उस वक्त में हम ऐसे करते, कोई फ्रेंड हमारा दिल्ली से कोचिंग करके आता था, मैं तो खैर कभी दिल्ली उस टाइम पे गया नहीं कभी कोचिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपल्शंस होती हैं, फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं, तो मेरा इतना ही एक्सेस था कि मैं जम्मू में ही कहीं कर सकता हूँ। तो मैंने जम्मू में ही किया, और कॉन्फिडेंस भी आस्ते आस्ते बिल्ड होता चला गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट इसमें ये रहता था कि कोई दिल्ली से कोचिंग करके हमारे कुछ फ्रेंड्स आते थे, हमें पता चलता था कि जैसे काफ़ी लोग उस वक्त आए भी थे हमारे फ्रेंड्स कुछ कोचिंग करके, तो उनके पास चले जाना, उनसे पूछना, हाँ जी बताइए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से डिस्कस करना, उनसे मटेरियल लेना, फिर नोट्स फोटोस्टेट करवाने, कौन सी मैगजीन्स पढ़नी है, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है, उस तरीके से एक स्टूडेंट की सही जो वो टेंशन वाली लाइफ रहती है वो उससे आप वो सारा हम उस तरीके से एक्सप्लोर करते थे, फिर जाके मतलब उसको अपनी लाइफ में ढालते थे, उसको अप्लाई करते थे और तैयारी करते थे। लेकिन आज की डेट में आपके पास अगर आप इंटरनेट है, बच्चे आज की डेट में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, यूट्यूब पे आप पूरी तैयारी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, घर में बैठ के अगर आपको सही डायरेक्शन हो, आप घर में बैठ के अपने रूम में बैठ के तैयारी कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो आज की डेट में काफ़ी आसान है मुझे लगता है। बट एट द सेम टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसमें कंपटीशन का भी लेवल एक सेम टाइम पे पैरेलली वो भी बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें भी हैं जो सिस्टमेटिकली चलती हैं और पैरेलल चलती हैं। उस टाइम पे थोड़ा टफ था, आज की डेट में अगर आसान है तो कंपटीशन भी बढ़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो है सोसाइटी के लेवल पे या एजुकेशन के सिस्टम के लेवल पे ये पैरेलल ही चलता है। सर, अब चूंकि आप लद्दाख में पोस्टेड है, पहली बार जब आप जॉब ज्वाइन करने गए, वो एक फीलिंग थी, जो 6 साल के बच्चे ने एक सपना देखा था, वो फीलिंग किस तरह की थी? और पहली बार कहाँ जॉब आपने जाके ज्वाइन किया? जी हाँ, जब मैंने क्लियर किया अपना ये KS का JKS का एग्ज़ाम, उसके बाद मेरी पहले तो हमारी जहाँ पे बेसिक जो हमारा प्रोबेशन का पीरियड होता है जम्मू में ही होता है, विकास भवन में। उसके बाद हम इंपा JNK में चले गए थे, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुआ। तो मेरी जो परमानेंट फर्स्ट मेरे को पोस्टिंग मिली, मेरे को एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नौशहरा लगाया गया। अच्छा। तो मैं नौशहरा में गया और
क्योंकि फील्ड की पोस्ट थी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पोस्ट अगर फील्ड की मानी जाए, क्योंकि विलेज लेवल पे आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, उनकी क्या क्या उनकी परेशानियां हैं, गली है किसी के घर में, नाली है, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक हम ट्रैक्टर रोड जा रहा है किसी के घर में, तो जो बेसिकली जो डिपार्टमेंट का काम है, तो बेसिक चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करनी होती हैं। पंचायत में सरपंचीज पंचीज और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना, और एक किस तरीके से हमने गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उस टाइम पे जब हम थे, तो नरेगा हो गया, इंदिरा आवास योजना जो अब इस वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना की हिसाब से मतलब यहाँ पे चल रही है, डेवलपमेंट दे रहे हैं, लेकिन उस समय नरेगा और इंदिरा आवास योजना थी, और उसमें हम काफ़ी मतलब बेनिफिशरीज को हमें चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि विलेज लेवल पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ होती हैं, तो हमें देखना है कि एक जो टारगेटेड बेनिफिशरी, जो एक्चुअल बेनिफिशरी है, जिसके पास गवर्नमेंट की दी हुई स्कीम के तहत एक प्रायोरिटी से बेनिफिट पहुंचना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना है और उनको वो चीज़ें देनी है जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी वो, जिस पर तो बहुत बढ़िया लगा। उससे पहले भी हमने काफ़ी देखा था, तो अपनी तरफ से कोशिश की, पंचायत में जाते थे, अपने पंचायत सेक्रेटरीज के साथ, टेक्निकल असिस्टेंट्स अपने जेईज के साथ जाकर लोगों के साथ ग्राम सभाएं की हमने, नरेगा के प्लान्स बनाए, इंदिरा आवास योजना के प्लान्स बनाए, और प्रायोरिटी के बेसिस पे हमने बेनिफिशरीज को चूज़ किया, और एक टारगेटेड अप्रोच के साथ हमने कोशिश की कि उनको ये जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे उनको एक बेनिफिट दिया जाए। सर, अभी तक जो आपका जितना भी जॉब पीरियड रहा वो JNK में रहा, लेकिन एकदम से जब आप लद्दाख गए वहाँ, तो यकीनन कल्चर अलग है, लोग अलग हैं, भाषा अलग है, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की आपने वहाँ पर जो यहाँ पर नहीं की, और वहाँ पर आपको लगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है? एक्चुअली जब हमारा डेपुटेशन का ऑर्डर आया, तो उससे पहले मैं सेक्रेटेरिएट में एज अंडर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर चुका था 2 साल के लिए, और लगभग 1.5 साल से मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में था अंडर सेक्रेटरी। उससे पहले मैं तहसीलदार अपने माहौर में रह चुका हूँ, और मेरे पास एडिशनल चार्ज था अपने होम तहसील चसाना का, तो लगभग मतलब 9 साढ़े 9 साल का एक्सपीरियंस था, जिसमें मैं रूरल डेवलपमेंट में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज तहसीलदार काम कर चुका था। तो उससे पहले काफ़ी इलेक्शंस में भी ड्यूटी दे चुके थे, क्योंकि जो हमारे 2014 के लोकसभा इलेक्शंस हुए, बाद में असेंबली इलेक्शंस हुए, तो काफ़ी मतलब बाकी की काम है, सीखना एक प्रोसेस है, ये तो आपने हमेशा तक सीखना है, इट्स मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट जो बेसिक थोड़ा बहुत एक होता है स्टार्टिंग में, डिपार्टमेंट जाने से पहले झिझक होता है, काम करना है, कैसे करेंगे, कामयाब होंगे नहीं होंगे, तो वो थोड़ा सा झिझक कहीं ना कहीं नहीं था। उससे पहले श्रीनगर में भी दरबार मूव के साथ 2 साल दरबार मूव के साथ भी रहे, तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ लद्दाख में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट ये था कि चैलेंज था एक कि लद्दाख बहुत दूर है, जैसे सब लोग बोल रहे थे अच्छा लद्दाख में डेपुटेशन हो गया, कितने साल का है, कब तक रहना है, तो 2 ईयर्स का हमारा डेपुटेशन था, जिसमें लगभग हम अभी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ 1.5 साल। तो हम चले गए, एक पॉजिटिविटी थी माइंड में मेरे, और मैं एक पॉजिटिवली इस चीज़ को भी लिया। सबसे पहले जितने भी हम लोग मतलब काफ़ी लोगों की मतलब ट्रांसफर्स हुई थी, आई थिंक डिफरेंट ऑर्डर्स में कोई 13 लोग थे जो जिनकी लद्दाख के डेपुटेशन का ऑर्डर हुआ था, एंड आई वॉज द फर्स्ट। मेरा एक फ्रेंड के भी हुई थी, हमने दोनों ने प्लानिंग की, तो सबसे पहले हम यहाँ से निकले लद्दाख के लिए, बाय रोड निकले हम। तो अच्छा, मतलब जॉब भी ज्वाइन करेंगे और ट्रैवल करते हुए जाएंगे। तो बाकी लोगों ने जब मुझे पूछा क्या प्लानिंग है, जाना है, कुछ करना है, क्या है, तो मैं कहा यार मैं तो निकल गया हूँ, तो आई एम ऑन द वे, तो मैं निकल गया हूँ। फर्स्ट डे हमने गुलमर्ग में स्टे किया और नेक्स्ट डे हम लेह में थे, एंड सबसे पहले हमने ही ज्वाइन किया। क्या बात। तो सर, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, मैंने क्या इनफैक्ट सब लोगों ने आपके बारे में बहुत सुना है कि वहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं, काफ़ी हद तक वहाँ पर। और अभी तक एक चीज़ मैं आपको अपने दर्शकों को और बता दूं कि अभी तक जो स्पोर्ट्स खासकर स्नो से जुड़ी हुई आइस स्पोर्ट्स जो हैं, वो ज़्यादातर हमें लगता है कि शायद वो कश्मीर में ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं और वहीं पर ज़्यादा खेली जाती हैं, करवाई जाती हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि लद्दाख में भी उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और सर की सुपरविजन में ये चीज़ें ज़्यादा करवाई गई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किस तरह की आइस स्पोर्ट्स जो हैं वहाँ पर करवाई गई, और इससे पहले क्या वहाँ पर करवाई गई थी कभी? जहाँ तक विंटर स्पोर्ट्स का या एडवेंचर टूरिज्म का सवाल है मैम, वहाँ पर आइस हॉकी जो है वहाँ का काफ़ी प्रोमिनेंट स्पोर्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के जो किंग रहे हैं लद्दाख के, सिंघे नामग्याल जी, उनकी मदर हिस्टोरिकली अगर हम जाएँ तो उनकी मदर खेला करते थे, हॉर्स पोलो खेला करते थे वो। उसके बाद हॉर्स पोलो और आइस हॉकी जो ये मेन प्रोमिनेंट वहाँ पे स्पोर्ट्स माने जाते हैं। हॉर्स पोलो तो शायद अभी शुरू हुआ है वहाँ पे द्रास में। इस साल हमने फर्स्ट LG पोलो कप द्रास में करवाया, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का LG सर्कल
लेके, एडवाइज़र का लेके, या हमारे सेक्रेटरी हैं जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, उनका एक पूरा फोकस था कि हम ये जो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स हैं, जैसे हॉर्स पोलो की बात करें या आइस हॉकी की, तो इनको काफ़ी प्रमोट करने का मतलब यत्न किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और लास्ट ईयर हमने आइस हॉकी की बात करें तो आइस हॉकी में हमने LG का आइस हॉकी कप ले में करवाया था, जिसमें सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हुए थे, वहाँ से फिर आके सब डिवीजन लेवल पे हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट से जो टीम सेलेक्ट हुई, फाइनल यूटी लेवल का जो फाइनल कॉम्पिटिशन था LG आइस हॉकी चैंपियनशिप का, वो हमने प्रॉपर ले में करवाया था। और उस टाइम पे हमारा वहाँ पर एक आइस हॉकी रिंक भी बनाया जा रहा है, जो मतलब 24/7 और राउंड द ईयर जो वहाँ पर मतलब आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें और हम टूर्नामेंट्स को वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा सकें। तो वो वहाँ पे हमने करवाया था और काफ़ी जोश से, इंथुसियाज्म से वहाँ पर प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और एक बहुत अच्छा वो एक इवेंट रहा, जिसे पूरी ओवरऑल इंडिया में मैसेज किया, क्योंकि हमारे मंत्री साहब स्पोर्ट्स के भी उस वक्त काफ़ी उनका भी था कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करवाया जाए, उनका पर्सनल भी वहाँ पे विजिट हुआ था, तो वो हमने ले में करवाया आइस हॉकी चैंपियनशिप। उसके बाद हमने ज़ांस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल जो ज़ांस्कार में करवाया। ज़ांस्कार एक फार फ्लंग एरिया है, बट वहाँ की जो एक इम्पॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, और मैक्सिमम वहाँ पे अगर देखें तो मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ आपको बीच बीच में मिलेंगे, जहाँ पर कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा टेरिटरी है, बहुत कम हैबिटेशन है। तो ज़ांस्कार में काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हो, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें हमने आइस हॉकी का भी वहाँ पर टूर्नामेंट करवाया था। हमने उसके बाद स्नो स्केटिंग भी करवाया, आइस क्लाइंबिंग का वहाँ पे करवाया, फिर स्नो स्कल्पचर हमने करवाया, हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग, आइस क्लाइंबिंग, मतलब ये जितनी भी मतलब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो स्नो में या आइस में होती हैं, जो बाकी फॉरेन में भी होती हैं, बाकी मुल्कों में भी, यूरोप में खास करके ये होती हैं, या इंडिया में अगर देखें तो लद्दाख में होती हैं, गुलमर्ग में, कश्मीर में होती हैं। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई गई और एक अवेयरनेस फैलाया गया कि नहीं, लद्दाख में जो विंटर स्पोर्ट्स का और एडवेंचर टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो पूरी हमारी ओवरऑल इंडिया से, इवन फॉरेन से भी प्लेयर्स आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाई एल्टीट्यूड अगर ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पर अगर बना दिए जाएँ तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि एक हाई एल्टीट्यूड पे जब आप अपना किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो या उस एक एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालते हो, तो मुझे लगता है कि वो फिर आपकी अपनी पर्सनल मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत आपको कंट्रीब्यूट करता है आपके फ्यूचर के लिए। तो अगर वहाँ पे एक ऐसे सेंटर्स बनाए जाएँ और बाहर से प्लेयर्स आएँ, हमारे प्लेयर्स यहाँ से जाके वहाँ पे अगर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर्स में अगर ट्रेनिंग लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो कंपटीशन में उतरेंगे तो ज़रूर मतलब बाकी प्लेयर से आगे ही रहेंगे। चलिए, यानी इतने एफर्ट लग चुके हैं अब तक कि और अगर थोड़ा सा और एफर्ट लग जाए तो लद्दाख का नाम बहुत दूर तक जा सकता है। अच्छा, एक बात और सर, अब तक हमने पढ़ाई लिखाई से जुड़ी बहुत सारी बातें कर ली, जॉब के बारे में भी पूछ लिया, फिलहाल लद्दाख का जो सिचुएशन है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। कोई भी इंसान शायद ऐसा नहीं होगा जिसकी अपनी कोई हॉबी ना हो, और जिस तरह से आप 6 साल की उम्र से एक खास सपने को लेकर चल रहे थे, उसके अलावा हॉबीज़ तो ज़रूर रही होंगी आपकी। हॉबीज़ के बारे में जानना चाहूँगी कि एक आम इंसान के नज़रिए से अगर देखें तो हॉबीज़ क्या हैं, और उन हॉबीज़ को क्या अभी भी आप साथ लेकर चल रहे हैं या वो कहीं पीछे छूट गई है बहुत दूर? हाँ जी, हाँ, ज़रूर। हर एक शख्स की लाइफ में जैसे आप स्टडीज़ तो हैं ही हैं, वो आपका पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। स्पोर्ट्स भी आई थिंक आज की डेट में आपकी लाइफ का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ सेम स्टडी के साथ का आपकी मतलब बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी अपनी एक मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होती है। आप कंपटीशन में हारना और जीतना क्या है वो सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस क्या है वो सीखते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और हॉबीज़ की जहाँ तक सवाल है, बचपन में हॉबीज़ हम क्रिकेट खेलते थे, तो वो भी हमारा एक हॉबी था कि जब भी हमें टाइम मिलता था स्कूल से आना तो बस चले जाना, क्रिकेट खेलने चले जाना। और मैं स्कूल में मतलब स्कूल टाइम से ही मतलब थोड़ा बहुत मेरा सिंगिंग की तरफ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही था। क्योंकि मेरे से बड़े 3 भाई हैं जो वो बेसिकली वो मतलब गुरबानी के मतलब गायन करते हैं, रागी हैं वो। तो बचपन से ही थोड़ा सा माहौल मतलब घर में होता था, हारमोनी बज रहा है या तबला बज रहा है, तो या कोई गज़ल या कवाली सुन रहे हैं भैया, और तो वो हमें जब बचपन में देता तो एक माहौल थोड़ा सा रहता था जब वो अपने रूम में तैयारी करते थे, वो भी था। और साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत गुनगुनाता था स्कूल टाइम पे भी, क्योंकि काफ़ी बार मेरे टीचर्स मुझे प्रेयर के टाइम पे सुबह बोलते कि कुछ गुनगुना, तो मैं ज़रूर जाता था और मैं ज़रूर मतलब मुझे कभी झिझक नहीं होती थी कि नहीं, कि जैसे बच्चों को होता है नहीं मैं नहीं गा सकता, या जैसे भी करके मैं हिम्मत थी चला जाता था और गा लेता था। और क्रिकेट का रहा सवाल तो जब स्टडीज़ में आ गए तो उस तरीके से नहीं फॉलो कर सके, बट सिंगिंग की बात है या
हॉबी की बात करें कहीं तो जब जम्मू में था तो इतना टाइम नहीं होता था, लेह में गए तो बीच में थोड़ा बहुत टाइम भी मिल रहा था, और एक फ्रेंड ने ऐसे ही किसी ने पूछा कि क्या हॉबी है, मैं कहा थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेता हूँ, तो उसने बोला कि कुछ सुनाओ, मैंने एक दो सॉन्ग्स उनको सुनाए, तो वो अपना पियानो कीबोर्ड लेके आया 2-4 दिन के बाद मेरे पास, कहते बजाते हो कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, मैंने कहा नहीं आज तक कभी ट्राई तो नहीं किया, तो कहते ये बजाना शुरू करो, तो उन्होंने थोड़ा सा बेसिक मेरे को वेस्टर्न के हिसाब से मेरे को नोट्स बताए कि क्या क्या नोट्स हैं, C, D, E, F, G, ABC, तो थोड़ा सा उनका बताया, मेजर माइनर का थोड़ा सा बताया, तो फिर कुछ दिन वो कीबोर्ड पड़ा ही रहा मेरे रूम में, फिर मुझे लगा कि यार वो वापस लेके भी नहीं जा रहा है और मैं भी नहीं बजा रहा हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस किया जाए, तो मैंने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो जब थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो बीच में कुछ क्लासेस यूट्यूब में देखी, क्योंकि आजकल जैसे मैंने पहले ही बोला कि इंटरनेट का ज़माना है, घर में बैठ के कर सकते हो, तो ऐसा भी ज़रूरत तो थी कि कोई गाइड करे, बट जब यूट्यूब पे थोड़ा सा क्लासेस देखी तो इंटरेस्ट मतलब डेवलप होना शुरू हो गया, और थोड़ा बहुत मतलब गुनगुनाना भी मैंने शुरू किया, और अब थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ, बट चल रहा है। हमें कुछ तो पहले से ही पता था, कुछ आपने और बता दिया कि आप गुनगुना लेते हैं बहुत अच्छे से, तो अब सुने बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे, तो कुछ सुनना तो जरूर चाहेंगे। मुझे थोड़ा सा पहले ये जानना चाहूंगी कि सिंगिंग में इंटरेस्ट किस साइड का, यानी आजकल बहुत लाउड सॉन्ग्स भी हैं और बहुत सूफी काइंड ऑफ सॉन्ग्स भी हैं, तो किस तरफ इंटरेस्ट था? देखिए जैसे मैंने पहले ही बोला कि बचपन से ही जैसे भैया लोग तैयारी करते थे तो उनका तो यही होता था कि जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली सुन लो, गुलाम अली साहब की गज़ल सुन लो, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी के, तो उनके ही गाने ज़्यादा मतलब होते, तो हम भी जब छोटे तो हमारा भी बैंड वैसा ही है, हालांकि आज की डेट में भी अच्छा है, म्यूज़िक सब ठीक है, बट एक अपना जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है तो सॉफ्ट में ही है, या बॉलीवुड के ओल्ड मेलोडीज़ हो गई या कवाली गज़ल ज़्यादा वही पसंद करते हैं। अब बाकी आजकल भी जो संगीत आ रहा है उसको भी सुनते हैं, और मतलब मिक्स ही है, बट ज़्यादा जो दिल से पसंद है या जो मैं पर्सनली गुनगुनाता हूँ या गुनगुनाना पसंद करता हूँ या कभी कीबोर्ड पे या ट्राई करता हूँ, तो वो मेरा होता है कि ओल्ड मेलोडीज हिंदी बॉलीवुड की हो गई या कोई गज़ल या कवाली हो गई। फिर आपका फेवरेट कोई एक तो ज़रूर सुनेंगे आज हम। ओके, मैं लता जी का एक बहुत ही मतलब प्यारा सॉन्ग है जो मैं गुनगुनाता हूँ बीच में, कुछ दिन पहले ही हारमोनी पे भी ट्राई किया था, वही गुनगुना लेता हूँ जी। गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम, हम चाहने वाले हैं तेरे, हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको सताना ठीक नहीं, महफिल में तमाशा बन जाए, इस दर्जा सताना ठीक नहीं, इस दर्जा सताना ठीक नहीं, मर जाएंगे हम मिट जाएंगे हम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। वाह, बेहद खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब इतनी पढ़ाई करने वाला कोई इंसान अगर इतना खूबसूरत गाए तो आप खुद समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही साइड पे फोकस रहें, अगर आपकी हॉबी कुछ अच्छी हो तो आप उसके साथ अपनी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। सर इतना कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी हमारे साथ मुलाकात हो हम आपको विद इक्विपमेंट, यानी वो चाहे हारमोनियम हो कुछ भी हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ ज़रूर आपका गाना जो है अगली बार अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और वापस अगर हम अपने डिस्कशन पर आएँ तो यहाँ के ऑफिसर्स का वहाँ जाना और लद्दाख के यहाँ आना, एक ये जो शिफ्टिंग है इसमें किस तरह की चेंज देखी जाए, क्योंकि कुछ हैं जो वहाँ पे जाकर एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, कुछ की फैमिलीज़ का सिस्टम ऐसा रहता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। किस नज़रिए से इसे आप देखते हैं और आने वाले टाइम में इसमें क्या चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए? जी हाँ, जहाँ तक कि डेपुटेशन का सवाल है जिसमें हमारे JKS कैडर के ऑफिसर्स वहाँ डेपुटेशन पे जाते हैं या वहाँ के ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं,
तो देखिए हर एक की अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी भी रही हैं। कोविड के दौर में जब मेरी ट्रांसफ़र हुई तो तब कोविड का दौर था, मदर फादर घर में मतलब नहीं थे ठीक, फादर बीमार रहते थे काफ़ी सालों से, तो मदर की भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। फिर भी मैं चला गया ज्वाइन करने, निकल गए क्योंकि मैंने मदर फादर को जब मुझे जाना था तो वो बहुत परेशान थे। तो मदर को मैंने बोला कि देखें जब मैं केस में सेलेक्ट हुआ था तो आपको कितनी खुशी हुई थी, और आज भी आपको वही खुशी होनी चाहिए कि मैं अपना काम करने के लिए जिस पोस्ट पे मैं आया हूँ इतनी खुशी से मैंने उसको हासिल किया, मैं उसी पोस्ट पे जा रहा हूँ और मैं सर्व करने जा रहा हूँ, तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। आज भी आपके दिल में वही खुशी होनी चाहिए जो मेरी सिलेक्शन के दिन पे थी। तो इससे वो काफ़ी मोटिवेट हुए। प्रॉब्लम्स थी फिर पोस्ट कोविड के टाइम पे थोड़ा सा अगर देखें तो चेंजेस काफ़ी आए। फादर जो बीमार थे उनकी डेथ हो गई, फिर 10th डे में मदर भी मतलब बिकॉज ऑफ कोविड चले गए। तो मुश्किलें आती हैं, इस तरीके की मुश्किलें सब ऑफिसर्स को रहती हैं। बट जहाँ तक जॉब का सवाल है, जॉब में भी आपको मतलब हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी जॉब की, वो भी आपको निभानी है। चला गया मैं, इस तरीके से सब लोगों की अपनी रहती हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि सबको सब करना चाहिए, खास करके जो यूथ के लिए मेरा यही रहेगा कि अगर आपको मौका मिलता है, JNK में तो आपने सर्व करना ही है, हमारा कैडर है। और अगर आपको यूटी के बाहर, चाहे वो लद्दाख यूटी है या कहीं और यूटी का, आने वाले टाइम में भी अगर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाती है तो जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। एक्सपोजर मिलता है, वर्किंग क्या कल्चर है, एक सोसाइटी लेवल पे आप अंडरस्टैंड करते हो, इंटरेक्शन होती है, एक नए सेटअप में जाते हो, अपने आप को ढालते हो, अडाप्ट करते हो। तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो, रिलेशंस भी बनाते हो, और कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ है उससे होती है। ये मैंने पर्सनली देखा है। लद्दाख में जब गए तो पहले थोड़ा सा मतलब सबको होता है, मुझे भी हुआ कि कैसे सेटअप करेंगे, वहाँ पे चले गए। बट 1 महीने के अंदर मतलब चीज़ें सेटल हो गई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखा जाए फिजिकली भी जब लोग जाते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत आती है, हमें भी इसी तरीके से कभी सांस फूल रहा था, कभी कुछ हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, तो ये मिक्स सा चल रहा था। बट हमने रेस्ट किया, प्रॉपर हफ्ते का हमने रेस्ट किया। फिर उसके बाद अपनी मतलब जॉब पे चले गए। सेक्रेटरीट में मेरी पोस्टिंग हो गई अंडर सेक्रेटरी, तो वहाँ पर रहे। और जब शुरू किया काम, जब एक सिस्टम में ढल गए और जब पूरा मतलब एक रूटीन सेटअप हो गया तो उसके बाद टफ नहीं लगा। फिर घर में भी आ रहे थे, बीच में छुट्टी पे भी आ रहे थे, कभी डेपुटेशन पे भी आए, तो मतलब एडजस्ट हो गया और इतनी ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। हालांकि स्टार्टिंग में सुन रहे थे तो थोड़ा पेसिमिस्टिक हो गए थे कि सब इंसान होते हैं कि मतलब फीलिंग तो आती है कि दूर जाना है, घर से दूर जाना है, फैमिली को कौन देखेगा, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, वाइफ भी मेरी वर्किंग है तो उनका भी देखना था। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस ये लाइफ में मतलब आती हैं चीज़ें। और ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपको मतलब शॉर्ट पोर्शन पे बैठना है और आप एस्पायर करो कि मैं प्रॉपर जम्मू में ही बैठूँ या पेरीफेरी के डिस्ट्रिक्ट्स में बैठूँ। मैं ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया पुंछ में काम कर चुका हूँ, राजौरी में कर चुका हूँ, रियासी में कर चुका हूँ, दरबार में श्रीनगर भी 2 साल गए, उसके बाद लद्दाख में भी 1.5 साल हो गया लगभग। तो मुझे लगता है कि यूथ के लिए ज़्यादा अच्छे एक अपॉर्चुनिटी है। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा और ज़रूर जाना चाहिए और सर्व करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज है ये। एक चीज़ और मैंने सुना था कि आप कोचिंग भी करवा चुके हैं, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगी जल्दी से, क्योंकि आमतौर पर बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि सर कोचिंग भी करवा चुके हैं। जी हाँ, एक्जैक्टली। जब मेरी 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे मुझे, जब मैं प्रोबेशन में था तो मुझे ऑफर आया था, यहाँ पर द सिविल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से कई बशर जो हैं चेयरमैन है वहाँ के, तो उन्हें मुझे बुलाया था। तो उन्हें बोला कि चांद सर आप आना, कुछ बात करनी है। तो मैं भी चला गया, हम तैयारी करते, मैंने भी सर का नाम सुना हुआ था तो मैं भी चला गया। तो उन्हें बोला कि ऐसे सोशियोलॉजी की कुछ क्लासेस लेनी है, तो हमारे पास एक बैच हमने बनाना है जो सोशियोलॉजी, हमारे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं क्वेरीज के लिए कब स्टार्ट करना है, तो आपका सुना कि आप सोशियोलॉजी के हैं। जी हाँ। तो कहते उन्होंने यही बोला कि आप JNU में भी रहे थोड़ी देर में। कहा सर मैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स में था जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, MPhil PhD के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने सिविल सर्विसेज, JK सिविल सर्विसेज में। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि प्लीज़ आप सर आएँ, एक इंट्रैक्शन क्लास रखते हैं आपका, और अगर आपको लगे कि आप टाइम निकाल सकते हो तो आप ज़रूर पढ़ाएँ। तो मैंने एक बैच स्टार्ट किया, अच्छा मेरा बैच बन गया था, उस पर एक बैच में पढ़ाया मैं। उसके बाद 2-3 बैचेस मैंने और भी पढ़ाए, और GS में करंट अफेयर्स मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। मतलब जो उसके बाद सब्सिक्वेंट बैचेस आए, 2012 का फर्स्ट आया, सेकंड आया, या उसके बाद काफ़ी बैचेस आते रहे। लेकिन लगभग मैंने 1.5 साल यहाँ पे पढ़ाया, 3-4 बैचेस निकाले। और आज की डेट में बात करें तो काफ़ी लोग एस्पिरेंट्स जो हैं आज एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो भी UPSC या सिविल सर्विसेज करके या JKS करके आज मतलब सर्विसेज में हैं। ठीक सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं इस समय, उनके लिए क्या मैसेज, क्योंकि आपने जो सपना देखा, आपने उस सपने पर अपने आप को वहाँ पे साबित भी किया, पहुँचे भी, अब जो ये सपना देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जी हाँ, मैसेज तो यही रहेगा कि अगर आपने ये सपना देखा है तो पहले फिर से सोच लो, फिर से सोच लो, और अगर देख लिया और एक रियल, अगर आपने फर्म एक डिसीजन ले लिया कि नहीं आपको ये करना है, तो फिर किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। बेशक अगर कई एस्पायरेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड में नहीं होता,
तो ऐसे केसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, सबका हो जाए, बट ये चैलेंजेस लाइफ में आती हैं। डिफीट को पहले मानो कि हाँ इस रास्ते में मुझे डिफीट भी हो सकती है, बट ये चीज़ मान के चलो कि नहीं, मुझे कभी ना कभी ज़िंदगी में मतलब विक्ट्री लेकर ही आना है। और ऐसा आपका डिसीजन होना चाहिए कि अगर मैं गिर भी जाऊँ तो मुझे फिर से उठना है, मुझे फिर चलना है और चल कर दौड़ना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। और आज की डेट में देखें, टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन का मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि यही डिस्कोर्स चल रहा है। आज की डेट में घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, मटीरियल आपको यूट्यूब में क्लासेस अटेंड कर सकते हो, एवरीथिंग आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। तो आज की डेट में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। और यही है कि आपका डिसीजन बहुत फर्म होना चाहिए। एक बार अगर डिफीट का सामना होता भी है तो फिर से आप मतलब अपने सपने को देखें, जो अपना सपना देखा। डिफीट होती है ज़िंदगी में, लेकिन अपने सपने को मत टूटते हुए देखना। हाँ, हारते हुए ज़रूर देखना, लेकिन अपने सपने को मत टूटते हुए देखना। उसका एक सपना जो देखा है उसको देख के चलना और मंजिल ज़रूर आपके पास होगी। ये बहुत बहुत बढ़िया मैसेज था। अगर आप इस मैसेज को गांठ बांध लेंगे ना तो शायद आपके लिए आपके सपनों को पूरा कर पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। सर, एक जाते वक्त लास्ट इस प्रोग्राम की एंडिंग में मैं चाहूँगी कि दो लाइनें आपसे और सुनी जाए, चूँकि खूबसूरत सी आवाज़, हम दोबारा इस आवाज़ को पक्का आपसे दोबारा ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी चाहूँगी कि छोटी सी एक किसी गाने के साथ, खास गाने के साथ क्लोजिंग की जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मतलब काफ़ी मैं उनकी कवाली सुनता हूँ, तो उनकी एक कवाली मैं गा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे मगर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। रात उनको भी यूं हुआ महसूस जैसे ये रात फिर नहीं होगी। आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। आंख उठी। वाह, बहुत खूबसूरत सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने एक तो इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनको बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे तमाम दर्शकों ने भी साझा की, आपके अनुभवों से सीखा। एक छोटे से बच्चे का सपना एक बड़े होकर कहाँ पर जाके सफलता मिली और कैसे सफलता हासिल की, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि अगली बार जल्द आपसे दोबारा मुलाकात हो। जरूर, डेफिनेटली, जब नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो मैं ज़रूर कोई इंस्ट्रूमेंट का सब प्ले करके ज़रूर जाएंगे। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके स्टूडियो का और आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपने ख्यालात रखने का और एक यूथ के लिए एक मैसेज देने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।